विशाल ट्रक बैल। भैरवपुर नाम के एक गांव में किसान खेती बाड़ी पे निर्भर होके जी रहे थे। वहां के किसान गन्ना, चावल, गेहूं और केले की फसल उगाकर बहुत अच्छी तरह खेती करने लगे। एक दिन अचानक न जाने कहां से आ गई एक बड़ा विशाल जेंट बैल आ जाता है। वह बैल आकर पूरे गांव को तहस नहस कर देती है। गाड़ियों को, ट्रैक्टरों को, कार को और उसके सामने जो भी गाड़ियां आए उसको अपने सींग से उठाकर फेंक दिया करती थी। बाद में खेतों में जाकर सारे फसल को खराब करना शुरू कर दिया। तभी सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। एक आदमी ने, हमें तुरंत कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये विशाल बैल सारे गांव को और हमारे फसलों को खराब कर देगी। सभी लोग उसके बातों से सहमत हो गए। फिर उसी झुंड में से एक आदमी प्रवीण आकर ऐसा बोला, भाइयों, मैं इस बैल को काबू में ला सकता हूँ। मेरे पास एक उपाय है। हम कुछ घास में बेहोशी होने की दवा मिलाकर उसके सामने रख देंगे और उसको बड़े बड़े रस्सियों से बांध देंगे। सब लोग सहमत होकर उस बड़ा विशाल बैल के सामने बेहोशी की दवाई मिला हुआ घास रख देते हैं और सारे एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं। तभी वह विशाल बैल आकर घास को खाकर कुछ देर के बाद बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सारे मिलकर बैल को बड़े रस्सियों से बांध देते हैं। फिर प्रवीण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को फोन करता है, सर, यहाँ पर एक विशाल बैल है, आप जल्दी आकर इसे ले जाइए। लेकिन जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर उसे लेने की कोशिश करते हैं तभी वह बैल होश में आ जाती है और सारे रस्सियों को तोड़कर फिर से दौड़ना शुरू करती है। तभी प्रवीण उसके दोस्त जो हाथियों को और शेर को काबू करने का काम करता है उसे फोन करके बुलाता है, अरे शेखर भाई, आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर एक विशाल बैल हमारे गांव को तहस नहस कर रहा है। अरे मैंने तो बड़े बड़े हाथियों को वश में किया है, ये बैल तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर शेखर अपना लोहे का जाल और लोहे का इलेक्ट्रिक चेन को लाकर उस गांव में बैल के रास्ते में एक पेड़ के ऊपर जाल बिछाता है। ठीक जब बैल उस पेड़ के नीचे से आता है, शेखर एक रिमोट बटन दबा देता है। ऐसा जायंट विशाल बैल उस लोहे के जाल में बंद हो जाती है। तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस लोहे के इलेक्ट्रिक चेन से बैल को बंद कर दिया और एक बड़े ट्रक में खड़े कर देते हैं। फिर सारे गांव वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले प्रवीण और शेखर को प्रणाम किया और धन्यवाद भी बोला। तब से सारा गांव शांति से जीने लगा। बांस और लकड़ी से बना विमान। शीलापुर गांव में राकेश नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता था। उसे मशीनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी, लेकिन वो स्वभाव का बहुत ही अड़ियल था। जब उसका मन करता वो काम करता, जब उसका मन नहीं करता तो वो कोई भी काम नहीं करता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, अरे बेटा, कब तक ये छोटे मोटे काम पकड़ता रहेगा? टिक कर कहीं काम करेगा कि नहीं? तेरी शादी भी करनी है, तुझे घर बसाना है रे। क्या माँ, काम करता तो हूँ मैं। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। राकेश अपनी माँ को लेकर शहर के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। राकेश ये सुनकर परेशान हो जाता है। मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा? इतनी तो हमारी ज़मीन भी नहीं है कि उसे बेचकर 10 लाख रुपए मिल सकें। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करके दुखी मन से गांव वापस आता है। तभी अचानक अगले ही दिन शीलापुर के ऊपर से एक विमान उड़ता हुआ खराब हो जाता है और विमान का पायलट उसे शीलापुर के पास वाली सड़क में उतार देता है। राकेश भी गांव वालों के साथ उस विमान को देखने जाता है और इधर विमान का पायलट परेशान हो जाता है। ओहो, बाल बाल बचे। ये तो शुक्र करो कि यहाँ पे सड़क मिल गई, वरना हम लोग तो क्रैश ही हो जाते। पता नहीं इसके इंजन में क्या हो गया। तभी राकेश आगे जाकर विमान के पायलट से बात करता है, सर, क्या मैं इसका इंजन देख सकता हूँ?
और राकेश देखते ही देखते उस विमान का इंजन ठीक कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लो मेरा फ़ोन नंबर। अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन अवश्य करना। और पायलट विमान को उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राकेश पायलट से मिलकर अपनी माँ के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन पायलट उससे कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है। तभी राकेश को पता लगता है कि उसके गांव में एक प्रतियोगिता है जिसमें लकड़ी की तरह तरह की चीज़ें बनानी है और जीतने वाले को 10 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। ये सुनकर राकेश को एक आइडिया आता है। वो लकड़ियों से एक विमान बनाता है और पायलट से उस विमान को चलाने के लिए एक इंजन की मांग करता है। राकेश लकड़ी के विमान को उड़ाकर प्रतियोगिता जीत जाता है और उसे इनाम में 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिनसे वो अपनी माँ का इलाज कराता है। और वो पायलट को इंजन वापस करके उसका धन्यवाद करता है। अरे नहीं राकेश, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। तुमने एक समय पे मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद की, हिसाब बराबर। और राकेश अपनी माँ के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगता है और मेहनत से काम करना शुरू कर देता है। ये हुई ना बात, मेरा अच्छा बेटा। अगर पहले ही समझ जाता तो आज कितना अच्छा होता बेटे। अंडरग्राउंड गोल्डन बंगला। हजूरपुर नाम के एक गांव में रहने वाले रोहित नाम का एक लड़का जब भी देखो लॉटरी की टिकट खरीदकर खेलता था। ऐसा वह अपना किस्मत की परीक्षा करता था। उसके पिताजी भी उसे बहुत डांटते थे, लेकिन वह सुनता नहीं था। एक दिन गेट लकी कंपनी वाले 100 करोड़ की एक लॉटरी शुरू करते हैं। रोहित भी उसका टिकट खरीदा और भगवान को प्रार्थना करता है। अगले ही दिन वहां जाकर देखा तो फर्स्ट प्राइज 100 करोड़ रोहित के टिकट को आ जाती है। ये सुनकर रोहित ने हुर्रे हुर्रे, मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया है, 100 करोड़ रुपए, ना जाने क्या क्या कर सकते हैं उससे, ऐसा चिल्लाते हुए सारा गांव घूमता है और सारे गांव को पता चल जाती है कि रोहित ने 100 करोड़ का लॉटरी जीत गया है। लेकिन रोहित को यह मालूम नहीं हुआ कि उन पैसों से क्या कर सकते हैं। उसने सोचा कि अगर उन पैसों को ऐसा ही छोड़ दिया तो कोई आकर उसे चुरा लेगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक भूमिगत सोने की घर बनाऊं और उसमें सारे चीजें सोने की बना देता हूं। ये सोचकर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस का निर्माण किया। उसमें सोफा, फ्रिज, टीवी, अलमारा और बेड भी सब कुछ सोने का बना दिया है, लेकिन बाहर से एक छोटी सी झोपड़ी जैसा बना दिया है। उस झोपड़ी के अंदर ही अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में जाने के लिए दरवाजा भी बना देता है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। सारे गांव वालों को यह समझ में नहीं आया कि रोहित ने उन 100 करोड़ से क्या किया। एक दिन गांव में कुछ आदमी बातें कर रहे थे। यार, ये रोहित 100 करोड़ क्या किया होगा? उसका झोपड़ी तो वैसा ही है और उसके घर में कोई भी नई चीज नहीं है। नहीं मालूम यार, ये तो हमें पता नहीं है, उसको ही जाके पूछना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद रोहित ने उसके गर्लफ्रेंड सीमा को उसके अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में बुलाता है। उसकी गर्लफ्रेंड सीमा सब कुछ सोने की देखकर दंग रह जाती है और जैसा ही रोहित अंदर टी लाने के लिए जाता है, तभी सीमा उसके दोस्त शंकर को फोन करती है। अरे शंकर, सब सोच रहे थे कि रोहित ने 100 करोड़ से क्या किया है। उसने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस बनाया है, इसमें सब कुछ सोने की है। अच्छा, ये बात है, तो हम क्या करें अभी? हम कल रात आकर सब कुछ चुरा लेते हैं, बहुत पैसे मिलेंगे हमें। लेकिन जब रोहित टी लेके बाहर आ रहा था, सीमा की बातों को चुपकर सुन लेता है। अगले दिन रात को जब सीमा और शंकर चोरी के लिए अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस में आते हैं, सब कुछ अंधेरा था। जैसे ही सीमा लाइट्स ऑन किया, देखती है कि वहां पर एसआई, पुलिस कांस्टेबल और रोहित पहले से ही थे। इस तरह चोरी की इल्जाम में सीमा और शंकर को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस तरह रोहित
सीमा की बुरी चाल के ऊपर पानी फेर देता है। तब से पुलिस उस घर के लिए एक पुलिस वाले को रखवाले के लिए उधर रखता है। भूमिगत सब्जी मंडी। एक गांव में रामदीन नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वो रोज ताजी और अच्छी सब्जियां गांव की सब्जी मंडी में बेचता था। उसके साथ और कई सब्जी वाले भी मंडी में काम करते थे। अरे रामदीन भाई, तुम्हारी सब्जियां तो एकदम बिक जाती हैं, क्या बात है? ग्राहकों पे जादू किया है तुमने? अरे भैया क्या बतावें, अच्छी सब्जी बेचोगे तो क्यों नहीं बिकेगी। तुम लोग भी अपना काम ईमानदारी से करो। सभी लोगों का काम अच्छा चल रहा था। एक दिन किशन लाल नाम का एक व्यापारी उस सब्जी मंडी में आता है। अरे वाह, ये मंडी तो बहुत अच्छी है। यहाँ के दुकानदार भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये यूं खुले में क्यों सब्जियां बेचते हैं? क्यों ना मैं यहाँ पे एक मॉल बना दूं, ताकि वो वहाँ पे आके मेरी दुकानें किराए पे लें और वहाँ सब्जियां बेचें। किशन लाल बहुत पैसे वाला था। वो जल्दी ही सब्जी मंडी के नज़दीक ज़मीन खरीदकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल बना लेता है। मॉल बनने के बाद वो सभी दुकानदारों से कहता है, भाइयों, आप लोग यूं खुले में सब्जी क्यों बेचते हो? आप लोग मेरे मॉल में आइए, दुकानें लीजिए और वहाँ सब्जी बेचिए। अरे ना भैया ना, हम लोग तो खुले में ही ठीक हैं। खुले में ताज़ी हवा में ताज़ी सब्जियां बेचने का मज़ा ही कुछ अलग है लाला जी। रामदीन किशन लाल से कहता है, हाँ सेठ जी, हम लोग खुले में ही ठीक हैं। सालों साल से हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। आप अपनी मॉल में कोई और चीज़ें बेचिए। किशन लाल दूसरे सब्जी वालों को लाकर अपने मॉल में सब्जियां बेचना शुरू करता है। अरे देखो भाइयों, इस व्यापारी ने तो सब्जियां बेचनी भी शुरू कर दी। ये किसी ना किसी तरह हमारा काम ख़त्म करना चाहता है, लेकिन हम लोग एक होकर रहेंगे और सब्जियां यहीं बेचेंगे। हाँ हाँ रामदीन भाई, तुम ठीक कहते हो, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन कोई भी ग्राहक वहाँ पे सब्जी लेने नहीं जाता। ये देखकर किशन लाल को बहुत गुस्सा आता है और वो एक तरकीब निकालता है। रात में जब सब सब्जी वाले अपने अपने घरों में सो रहे थे, तो वो जेसीबी मशीन लाकर सब्जी मंडी वाली जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। अब देखता हूँ कैसे बेचते हैं सब्जियाँ। अगले दिन सुबह जब सब सब्जी वाले वहाँ आते हैं तो गड्ढा देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे ई का हो गया, अब हम कहाँ सब्जी बेचेंगे? अरे रामदीन भाई, कोई उपाय तो निकालो। भाइयों, आप लोग परेशान क्यों होते हो? गड्ढा है तो क्या हुआ, नीचे जगह तो है ना, हम लोग गड्ढे में ही सब्जी मंडी बना लेंगे। सभी सब्जी वाले मिलकर उस गड्ढे को समतल करते हैं और वहां उतरने के लिए सीढ़ियां बना लेते हैं और उस गड्ढे में सब्जियां बेचना शुरू करते हैं। और उनके ग्राहक फिर से वापस लौट आते हैं और उनका काम फिर से पहले की तरह चलने लगता है और वो गड्ढा एक भूमिगत सब्जी मंडी में बदल जाता है। सब लोग रामदीन की तारीफ करते हैं। अरे रामदीन भाई, हम लोग तो गड्ढा देखकर घबरा ही गए थे, लेकिन तुम्हारा ये भूमिगत सब्जी मंडी का आइडिया बहुत अच्छा है। भूमिगत सब्जी मंडी में तो हमारा कारोबार और भी बढ़ गया है।